और महाराष्ट्र की इस बार 100% सीट जीतने का इरादा लेकर हम लोग चुनाव के मैदान में आए। देश फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा हो गया है और देश क्या सोच रहा है इसका अक्स आपने पूना में देखा होगा। राहुल गांधी जी को कहना पड़ा कि वो नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत करते, उनको कहना पड़ा पूना के सरजमी पर यहाँ के नौजवानों के बीच में ये स्वीकार करना पड़ा और जो पूना से बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। ऐसे राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, पार्लियामेंट में जाके गले पड़ जाते हैं, फिर आकर आंख मार देते और बाहर कहते हैं कि उनके मन में कोई नफरत नहीं। अगर नफरत नहीं है तो एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतनी पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना ह्यूम ने की थी, जिसमें बड़े बड़े लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना वाणी संयम तोड़ रहे हैं, भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो वो जिम्मेवारी और बढ़ जाती। आलोचना हम लोग भी करते हैं, खुले कंठ से करते हैं और करेंगे, लेकिन भाषा की मर्यादा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी तोड़ी नहीं। लेकिन आप व्यक्ति बड़ा पद से नहीं होता, व्यक्ति बड़ा अपने व्यवहार और वाणी से होता। राहुल गांधी जी ने जिस तरह की भाषा हमारे श्रद्धेय नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए कही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। आज पार्टी जहां बढ़ी है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, ऐसे कितने नाम हैं, मैं गिनाऊं तो बहुत नाम होंगे। अटल जी आडवाणी जी ने भी परिश्रम करके इस पार्टी को आगे बढ़ाया। आज जितने लोग हम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो सब अटल जी आडवाणी जी और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज मुकाम पे पहुँचे हुए लोग हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या क्या नहीं बोला। कभी आप सेना का अपमान करते हो, कभी देश के बुजुर्ग का अपमान करते हैं। आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है, माइक लेकर क्वेश्चन पूछना, इधर से उधर चलना। ममता बनर्जी ये करती हैं वहाँ बंगाल में, कभी भी अस्थिर होकर उनका भाषण आपने सुना नहीं होगा। वो स्टेज पर दाएं से बाएं जाती हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, पूरा रैंप बनता है। राहुल गांधी जी ने भी छात्रों के बीच में पूरा रैंप बनाया, लेकिन कार्यक्रम राहुल जी का था, लेकिन पुणे से मोदी मोदी की आवाज़ आई। यही देश की आवाज़। इस बार हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता गिरीश बापट जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और देखिए एकजुट होकर शिरोला साहब भी काम कर रहे हैं। पहले दिन से सब लोग, हम लोग सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हैं और कार्यकर्ता से ज़्यादा यहाँ की जनता लगी। ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। दुनिया की कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंदुस्तान में मज़हब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। कांग्रेस जानती है, लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नारे देती और कई बार नोटिफिकेशन निकालती है जो कोर्ट में जाकर
स्टे हो जाता है। वहाँ पर भी इस पक्ष को लड़ती नहीं है। आज़ादी के 72 साल बाद अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है, उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। लेकिन मोदी जी ने 5% रोका नहीं है, मोदी जी ने 10% दिया है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, जैसे मंडल कमीशन में सारे मुस्लिम को रिजर्वेशन है, शेख, सैयद, मुग़ल, पठान, 4-5 मुस्लिम की स्वर्ण जातियों को छोड़कर मुस्लिम भाइयों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये आपके संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो स्वर्ण समाज के 10% लोग हैं उनको आरक्षण दिया, तो अब मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज के को 100% अब आरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि इसमें जहां हिंदू समाज की जो अपर कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिला, उसी तरह मैं सैयद हूं तो मुझे भी मिला, ये हैदर साहब शेख हैं तो इनको भी मिल गया, पठान को भी मिल गया। तो जो गरीबी, जो 5 एकड़ से कम ज़मीन और एक जो पैमाना हमने बनाया है, उस पैमाने में बिलो पावर्टी लाइन जो इसका एक पैमाना बनाया है, उसमें उनको रिजर्वेशन मिल गया है। हमने जितनी भी योजना बनाई, मैं आपको, आपने पूछा क्या किया, हमने मुस्लिम भाइयों को भी गैस सिलेंडर दिया, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम कह के नहीं दिया। गरीबी रेखा के नीचे ज़्यादा वो थे तो ज़्यादा उनको मिला। ये थैंक्स कांग्रेस का है कि उन्होंने गरीब बनाया, हमने उनको सिलेंडर दिया। यानी उन मुस्लिम समाज के लोगों को गरीब बनाने में हमारा कोई क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि गरीबी रेखा की जब लिस्ट बनती है तो आबादी से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, और हमने दिया। मुस्लिम समाज के जो अभी लोग हैं जो बीमार हो जाए, उनको 5 लाख तक के इलाज के लिए पैसा देने का काम हम लोगों ने किया। यहाँ पर आप जाएंगे, जितने मदरसे हैं, मस्जिद हैं, मज़ार हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने सब जगह उसकी देखरेख की है, लेकिन हम जात और धर्म के नाम पर नहीं, अपना फ़र्ज़ मानकर करते हैं। अभी नागपुर में मैं कल था, करीब 150 करोड़ रुपया लगा के, ये सरकार के मंत्री हैं गिरीश जी, इनको मालूम है कि ताज बाबा का जो मज़ार है उस पर इंक्रोचमेंट, दरगाह पे पूरा इंक्रोचमेंट हटाया, और मैं देखकर दंग था, क्या खूबसूरत वो इलाका लग रहा है। तो हम लोग काम करते हैं। नरेंद्र मोदी अपने चश्मे से जब देश के लोगों को देखते हैं तो उनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं दिखता, उनको 132 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के दिल को जीतने में कामयाब हुई है। पिछले चुनाव में दुष्प्रचार हुआ था कि अगर बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कई चैनल ने तो इस पर घंटे घंटे का, 1-1 घंटे का कार्यक्रम चलाया। लेकिन मोदी जी के राज में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। मोदी जी के हाथ में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वो उनको मुसलमान या वोट बैंक न मान के उनको हिंदुस्तानी मानकर, भारतीय मानकर उनकी सेवा करते हैं। जो कहा था कि भाजपा बुजुर्गों का आदर करती है, तो अभी ये जो है अडवाणी को टिकट नहीं दिया, सुमित्रा महाजन ने ये किया कि टिकट नहीं दे रहे, इसलिए मैं नहीं खड़ी, ये ऐसा कैसा है? फिर कहाँ आदर हो रहा है बुजुर्गों का बीजेपी? देखिए, जैसे हम टिकट देना ही आदर है, टिकट देना ही आदर है, ये टिकट ही आदर नहीं होता। बीजेपी में मैंने कहा 400 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और 11 करोड़ लड़वा रहे हैं। अडवाणी जी का, जोशी जी का, सुमित्रा महाजन जी का, कलराज मिश्रा जी का, ऐसे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के मेहनत, उन्हीं के संस्कार से हम यहाँ तक बढ़े हैं। उनको पूरी तरह से उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है, और टिकट नहीं दिया। कई जवान लोगों को नहीं मिलता, मैं कौन सा 75+ मैं तो नहीं हूँ। इस तरह का प्रचार, दुष्प्रचार है। जितना सम्मान बीजेपी करती है अपने नेताओं का, सीताराम केसरी का क्या हाल किया था, कुर्सी से धक्का देके गिरा दिया था और सोनिया गांधी जी को बैठा दिया था। ये कांग्रेस पार्टी याद करे,
कांग्रेस पार्टी याद करे पीवी नरसिम्हा राव का क्या हाल किया था। कांग्रेस पार्टी याद करे वो अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ क्या व्यवहार करती है। आज भी नरेंद्र मोदी जी जब अडवाणी जी के यहाँ जाते हैं तो उनको पैर छूकर प्रणाम करते। आपने कई तस्वीर देखी हो। तो हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। राहुल जी को अपनी माता जी सोनिया जी के अलावा उनके समकक्ष के जितने बुजुर्ग नेता हैं उनको वही सम्मान देना चाहिए जो सम्मान वो सोनिया जी को देते हैं। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जो है उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट किया है और 30 साल वो थे बीजेपी में, वो हुकुमशाही चल रहे हैं मोदी जी आने के बाद। शत्रुघ्न जी को हम लोगों ने कई बार राज्यसभा दिया, लोकसभा का टिकट दिया, भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया, उनको पूरी इज्जत मिली थी। और अगर अभी हमारे एक और कार्यकर्ता रविशंकर प्रसाद जी, वो भी उस ज़माने में वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, उनको अगर हमने वहाँ से उम्मीदवार बनाया है, और शत्रुघ्न जी तो कई साल से पार्टी के खिलाफ बयान देते रहे, लेकिन हम लोगों ने कोई उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की। अब वो चले गए, कांग्रेस में गए हैं, तो उनका अपना निर्णय है। हमने उनको सम्मान देने में कोई कमी कभी बीजेपी ने नहीं की। जो अडवाणी जी ने लिखा है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सोच लिखी। उन्होंने लिखा व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आपने कई बार सुना होगा हमारे नेताओं से, यहाँ हम लोग ये बचपन से बोलते रहे क्योंकि अडवाणी जी ने हमें सिखाया है, अटल जी ने सिखाया। उसी तरह हमारे जो विरोधी हैं उनको हम प्रतिद्वंदी मानते हैं, विरोधी मानते हैं, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले को हम देशद्रोही कहेंगे। जो लोग सेना के ऊपर आर्मी के जनरल को गली का गुंडा बता देंगे, उनको महान देशभक्त से कैसे नवाज दें। जो लोग सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देंगे, उनको कैसे देशभक्ति के सम्मान से नवाज दें, उनको कोई पद्मश्री दिया जाए। क्या आप भारत के जनरल के खिलाफ बोलते हो, आप भारत के सेना के खिलाफ बोलते हो। देश के प्रधानमंत्री को जब वो विदेश के दौरे पे भी रहते हैं तो उनके लिए चोर शब्द का उपयोग करते हैं। व्यक्ति का मतभेद हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति को गाली देना ये कहाँ सही। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग सेना का अपमान करते हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, उनको देशभक्त कहना भी देशभक्ति का अपमान हो जाएगा। उसके लिए कोई नया शब्द गढ़ा जाए तो ये एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन हम अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी एंटी नेशनल नहीं कहते। क्या ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो 40 जवान जो मरे, जिनकी शहादत हुई, उन्होंने कहा 40 मरे नहीं, तो उनको क्या कहें, महान देशभक्त आदरणीय श्री फारूक अब्दुल्ला साहब। क्या इस बयान के बाद लोगों का वो बयान कुछ भी दे दें और हम जवाब भी न दें? ये कह देना कि 35 से अगर ख़त्म हो गया, अगर 370 ख़त्म हो गया तो भारत से रिश्ता ख़त्म कर देंगे, ये महबूबा मुफ्ती ने बोला। महबूबा को ये मालूम होना चाहिए, ये 35 ए रहे या ना रहे, 370 रहे न रहे, महबूबा को रहना यहीं पड़ेगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, रहना तो यहीं पड़ेगा। ये कह देना कि हम रिश्ता तोड़ लेंगे, ये कोई शादी ब्याह वाला रिश्ता है जो तोड़ लेंगी? ये रिश्ता है इस मुल्क से मिट्टी का रिश्ता है, मिट्टी से लगाव का रिश्ता। जब तक बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी जिंदा है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग सोचने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है। अब उनको क्या कहें आप बताइए, डिक्शनरी में कोई वर्ड बताइए। मैं उस जो भारत से अलग होने की बात कहे उनको क्या कहें, ये समझ में नहीं आता। राजनीतिक विरोध तो होता है, हमारे सामने कई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनको ना हमने एंटी नेशनल कहा है ना हम कहेंगे। उधर से पूछो।
अच्छा, जो 600 वोट नहीं मिलेगा वो कह रहे हैं, हम कहेंगे कि भाई 600 वोट अपना अपना, 600 लोगों ने ऐसा कहा है, वही तो वोट मत देना, वो सब कलाकार है, नामों से। मैंने सवाल भी सही सुना, मैंने सब जवाब भी सही दिया। 600 वोट गिरेंगे। नहीं, अरे भाई मैंने जो आपके सवाल में, मैं बहुत पार्टी का पुराना प्रवक्ता हूँ, बहुत, जितना मेरे साथ प्रवक्ता थे वो सब मंत्रिमंडल में, निर्मला जी, प्रकाश जी, आपके यहीं के पूना के ही सब हमारे साथी। लेकिन मैं प्रवक्ता हूँ, इतने दिन तक पार्टी ने रखा है, तो आपके सवाल का जवाब देने को रखा ना, मैंने सही सुना। हाँ, मैंने, आपने सवाल किया 600 लोगों ने कहा है, हम मानते हैं कि देश के 132 करोड़ लोग कह रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, बीजेपी को वोट दो, उसमें कुछ लोग होंगे, हम मानते हैं कि 600 लोग हैं, वो 600 लोग अगर मना कर रहे हैं तो यहाँ पूना के अंदर हर चौराहे पर 6-6 हज़ार लोग मिलेंगे। हर व्यक्ति के वोट का एक ही अधिकार होता है ना, राष्ट्रपति का 1 वोट, शाहनवाज हुसैन का 1 वोट, और महान कलाकार का 1 व्यक्ति का, उन 600 लोगों का वोट की कीमत ऐसा थोड़ी है कि उनका भी तो 1 ही वोट है, और अगर उनके कहने में वोट है तो सीधे राजनीति में आना चाहिए, क्या दिक्कत है? बहुत से कलाकार हमारे साथ आए हैं ना, कांग्रेस में भी अभी एक उनकी एक फिल्म लाइन से एक नेता आई हैं, तो उन 600 लोगों को भी खुल के राजनीति में आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। कहीं फिल्म वालों को, फिल्म वाले के काम में हम दखल देते हैं कभी? वो कैसी फिल्म बनाए, कैसा स्क्रिप्ट हो, सेंसर बोर्ड तय करता है सारी चीज़ें। तो हमारे काम में आना है तो खुल के आइए, पक्ष लीजिए, खुल के लीजिए, विरोध खुल के कीजिए, लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, भ्रम पैदा मत कीजिए। ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, ये भेष बदल बदल के इस तरह की अपील करता है, और उनके अपील से उन 600 लोगों से, बीजेपी को 600 वोट कम अगर होंगे तो उनके अपील से उनसे नाराज़ लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, वो सब वोट बीजेपी के खाते में आने वाली। उन 600 लोगों में नसीरुद्दीन साहब भी हैं, जिन्होंने इतना सम्मान पाया, इतनी इज्जत पाई इस देश से, और कहने लगे उनको डर लग रहा है इस देश में। कहाँ डर लग रहा है? पूरे दुनिया में भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सका, फिर भी उनको डर लग रहा है, तो हम क्या करें? तो इस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऐसे लोगों की तादाद देश में, फिल्म सेक्टर के लोग, थिएटर के लोग, साइंटिस्ट, ये तादाद मैडम सिर्फ 600 नहीं है देश में, सिर्फ 600 लोग हैं जो मोदी जी का, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे 6 करोड़ लोग हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं, वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। 600 से 700 करके दिखा दें वो। देखिए, मैं तो हर शहर में ऐसे बुद्धिजीवी कम से कम 6-6 हज़ार मिलते हैं जो बीजेपी में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करते हैं, और सबकी 1 वोट की कीमत है। उनकी शख्सियत को सलाम है, सैल्यूट है, बहुत महान है। और वो कहते हैं कि लोग कैसे वोट करें, वही 600 लोग तय करेंगे नहीं, देश के 132 करोड़ लोग तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, 600 लोग तय नहीं करेंगे। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? 72,000 करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस, CWG से लेकर कोल में हजारों हजार करोड़ खाने वाली कांग्रेस अब 72,000 का लालच दे रही। नरेंद्र मोदी जो 5 लाख रुपया दे रहे हैं हर गरीब आदमी को, अगर वो बीमार हो जाए, क्या ये कम है कि ज़्यादा? सबके घर में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, पुणे में मेट्रो दे रहे हैं, अलग से बाईपास दे रहे हैं। इसमें पैसा लगता है या फ्री में होता है? हम देश की जनता पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हमने देश के किसानों पर ज़्यादा चिंता किया है, हमने उनको नीम कोटेड यूरिया दिया, हमने किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बना कर दिया, उनके लिए अलग से चैनल खोल कर दिया, हमने किसानों के लिए अलग से काम करके दिया,
खास करके जो छोटे किसान हैं उनको 6,000 रुपया इसलिए दिया कि कहीं बीज खरीदना हो, कुछ हो, तो किसी से उनको लोन न लेना पड़े। तो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के घर में पैदा हुए हैं, गरीबी को वो समझते हैं। राहुल जी कह रहे हैं साल भर से इसको हम समझ रहे थे, बड़े बड़े लोग से ये भी कहा, देश विदेश से देख रहे थे। मैं भी बहुत दिनों से प्रवक्ता हूँ, मीडिया को चौंके कि नहीं, शौक लगा कि नहीं, ऐसे कहीं कहा जाता है? आपने किसी ने लिख कर आप दे दिया, पहले तो आप कह रहे थे टॉप अप करेंगे, बाद में कहा 72,000 देंगे। ये कांग्रेस का छलावा है, उसमें कोई आने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के, अखिलेश यादव जी के, मायावती जी के, सबके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उनको अवार्ड कहाँ मिल रहा है? यूएई में मिला, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है सऊदी अरब, उसने दिया। अभी तो यूएई ने उनको सबसे बड़ा सम्मान दिया। इसलिए सम्मान तो सम्मान होता है, वो लौटाने की चीज़ नहीं होती। अब जो लोग इस पर सम्मान पर भी राजनीति करना चाहते हैं तो करें। कांग्रेस को खोट ही खोट दिखता है, आँखों में खोट है तो सारे खोटे लगते हैं। कांग्रेस को अपनी नज़र की जांच करानी चाहिए। जैसी नज़र होती है वैसा नज़रिया होता है। तो कांग्रेस का जो नज़रिया है वो कमी निकालने का है, हमारा नज़रिया पॉजिटिव चीज़ों को देखने का है। उन्होंने जहाँ कंप्लेन किया उस पर कंप्लेन कर लिया और सियासत करने लगे। ये सब में कोई तथ्य नहीं। अमित शाह जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। अभी तो बोला मैंने 5 लाख गरीबों के लिए अच्छे दिन है ना। गरीबों के लिए कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का इलाज, उसको कार्ड बना देंगे, सीधे नर्सिंग होम में जाएगा, कार्ड देगा और तुरंत ऑपरेशन है, तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा। इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। घर में चूल्हा से जो धुआं लगता था वो आँख में, उसको दूर कर दिया। गैस से 8 करोड़ से ज़्यादा लोग खाना बना रहे हैं, इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को मुद्रा में लोन दिया, अपना काम शुरू किया उन्होंने, रोज़गार मिला उनको, इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। देश का स्वाभिमान बढ़ा, पूरे दुनिया में पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। आप लोग सोशल मीडिया पे कहते थे कि ये जो अलगाववादी हैं इनके सिक्योरिटी वापस करो, सिक्योरिटी वापस किया। आतंकवादियों को ऑल आउट कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर, इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। अरे की तो कब सपने में की होगी, हमने तो देखी नहीं। अब कई बार हम ख्वाब देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, लंदन में प्रेस कर रहे हैं, और देखते हैं कि नहीं सुबह उठ के पूना में कर रहे हैं। तो उन्होंने कब की थी बताई क्यों नहीं? परिवार में बताई थी, किसको बताई, देश को क्यों नहीं बताई? लोकतंत्र में बताना चाहिए ना। कब की सर्जिकल स्ट्राइक, क्या डेट है? हमसे तो पूछते हैं बताओ कितने मारे गए, आप बताइए कितने मारे थे? हमसे कह रहे हैं कि पैर काट के आ गए, जो पाकिस्तान कहता है। सबूत में नहीं, मैं नहीं मांग रहा, नहीं हम पूछ रहे हैं ना, बताएं ना भाई कब। डेट वेट बताने में दिक्कत है क्या? हम गिनती नहीं पूछ रहे क्या किया उन्होंने, मच्छर मारा था या क्या किया, हम नहीं पूछ रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कब किया, क्यों नहीं बताया? एक कांग्रेस ऑफिस में ही बता देते, किसी बीजेपी वाले को नहीं बताते, मीडिया को नहीं बताते, कांग्रेस वाले को बता देते, कहीं नहीं बता देते, अपने परिवार के सदस्य को बता देते। उनका कहना ही ऐसा, ये बताने वाली चीज नहीं रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक में राजनीति नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहना है उनका। क्या बताने? इसके घोटाला बताते रहते हैं और ये स्ट्राइक नहीं बताएंगे। अरे इस पर तो उनको यश मिलता ना। अगर आपने नहीं बताया तो कौन, संविधान के कौन सी धारा में लिखा है कि नहीं बताना चाहिए? कहीं पर बता दीजिए, कोई रूल बता दीजिए। अगर हमारा पाकिस्तान से विवाद होगा तो क्या सेना का बुलेटिन आता नहीं आता? और क्या जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने देश को बताया? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बताया पूरे देश को कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो डीजीएम ने बताया या बीजेपी ने बताया? तो अगर मिलिट्री करती है तो उसने बताया। एयर स्ट्राइक हुआ तो किसने बताया?
तो अच्छा हुआ पाकिस्तान ने खुद ही बता दिया कि भारत के जहाज आए थे, नहीं तो कांग्रेस वाले फिर सबूत मांगते। अब तो हर जहाज में एक अलग सीट बनानी पड़ेगी कि चलिए भैया आप देखिए कहाँ पे किया है। फिर कहेंगे कांग्रेस वाले से चलो, तो कहेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, डर लगता है।